तो शुरू करते हैं माइक्रो टेस्ट पार्ट 2 के सॉल्यूशंस के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट पेपर के जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लेना है ना, क्योंकि पेपर तो हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी देख लेंगे। पर उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस किस पैटर्न में हमें एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए पेपर के बाद, वो वहाँ पे मैंने सारी इलस्ट्रेट कर रखी है। और उस डेटा से जो भी मैंने डिडक्ट कर रखा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाता जाऊँगा, है ना, तो उसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल के साथ। यहाँ पर मैंने सवालों को एक्सप्लेन करने के पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है। इस बार आंसर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होगा और मैं आपको सिर्फ उतनी चीज़ें बता रहा हूँ जितनी मुझे वर्बली बतानी होंगी, तो मैं लिखते लिखते नहीं बताऊँगा। इसका एक डिसएडवांटेज है कि मेरे पास कुछ भी लिखने की एक्सेस नहीं है ना, तो जब हम बोलने के साथ लिख रहे होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सिंक में होती हैं। पर इसका एक एडवांटेज है, जिसकी वजह से मैंने बनाया है, टाइम जो है यहाँ पर कम लगेगा वीडियो में। और साथ में एक और चीज़, क्योंकि मेरे पास इस समय ड्यू टू सम रीजंस अच्छा माइक नहीं है, तो जब भी मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे तो उसकी आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो जाती है, पेन की आवाज़ साथ में सुन पा रहे होगे आप, तो ये चीज़ है। तो वीडियो जो है थोड़ी क्लीन रहेगी ऑडियो वाइज। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल था, इफ z इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन i प्लस जेड की पावर n किसके बराबर होगी। तो देखो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस और क्लियर है, अगर z आइडेम्पोटेंट है तो इसका मतलब होता है z बराबर जेड स्क्वायर। ये सवाल मैंने इंटेंशनली डाला था क्योंकि इससे पिछले पेपर में एक सवाल था जो कि आइडेम्पोटेंट से ही रिलेटेड था, और पिछले पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो में मैंने आइडेम्पोटेंट, ऑर्थोगोनल, इन सब की डेफिनेशन भी बताई थी। तो जिस इंसान ने सॉल्यूशन ढंग से नहीं देखे उसका ये सवाल गलत हो गया होगा। तो ये तुम्हें ये रियलाइज कराने के लिए है कि तुम सॉल्यूशन ढंग से नहीं देखते, अगर तुम्हारा गलत हुआ है ना, तो इस वीडियो में ऐसा मत करना, तुम्हारे भले के लिए। ऑलराइट, तो आइडेम्पोटेंट मतलब z इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अगर z जेड स्क्वायर के बराबर है तो जेड स्क्वायर हमारा z क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ z का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा z स्क्वायर बराबर z क्यूब। तो z बराबर जेड स्क्वायर बराबर z क्यूब बराबर z की पावर 4 बराबर, ऐसे कर करके करते जाओगे तो सारे बराबर ही आएंगे, z की सारी पावर जो है वो z के बराबर ही आएंगी, तो z इक्वल टू जेड की पावर n निकल के आ जाएगा। या फिर इस इक्वेशन को भी देख सकते हो, है ना, z इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड 4 इज इक्वल टू जेड n। ठीक है, ये क्लियर है सबको। उसके बाद हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं i प्लस जेड की पावर n, है ना। तो यहाँ पर हम इसे बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये हमारा एक्सपेंशन है nc0 जेड की पावर n प्लस nc1 जेड की पावर n माइनस 1, अगला आएगा प्लस nc2 जेड की पावर n माइनस 2, ऐसे कर करके एंड तक आएगा हमारा ncn जेड की पावर 0। अब z की पावर 0 वाला टर्म जो है वो तो पूरा 1 के बराबर है, बाकी सारे जो टर्म्स हैं उन सब में आपका z की पावर n, z की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 2 से लेके z की पावर 1 तक आ रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि z की हर इंटीग्रल पावर, मेरा कहने का मतलब z की पावर k, और k जब भी कोई इंटीजर है तो z की पावर k जो है वो z के बराबर ही है। तो ये जितनी भी z की पावर इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ आ रही होंगी वो सब z के बराबर ही हो जाएंगी। तो हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, मुझे देखना ही पड़ेगा। तो ये पूरा हिसाब किताब सीरीज, और इसका जस्ट आखिरी वाला टर्म छोड़ दिया, दैट इज एनसीएन, क्योंकि वो हमारा सॉल्व हो चुका है 1 के बराबर है। ये पूरी सीरीज आ जाएगी आपकी। इसका सम हमारा किसके बराबर होता है, 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम होता है हमारा 2 की पावर n के बराबर। अगर ये किसी को नहीं आता तो गलत बात है, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसको मैं प्रूफ करके फिर कभी बता दूंगा। ऑलराइट, तो आंसर यहाँ से हमारा आ गया 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 1। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको मिडिल टर्म निकालना था इन दी एक्सपेंशन ऑफ x बाई 2 प्लस 2 इस पूरे की पावर 8, और ये आपका दे रखा था एक्चुअली में 1120 के बराबर, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल था, किसका गलत हो गया मुझे नहीं पता, पर गलत नहीं होना चाहिए था। तो एक बार चेक कर लेना, अगर तुम्हारा गलत है तो मेरे हिसाब से तुम्हारे फ्री के नंबर चलेगा, या तो हो सकता है तुम्हें प्रॉपर्टी याद नहीं है। प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे को देखना है कितने ऐसे लोग हैं इनको प्रॉपर्टी याद नहीं है। ऑलराइट, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, पहले तो देख लो कि मिडिल टर्म क्या है। अगर पावर 8 होती है तो टर्म 9 होते हैं, अगर 9 टर्म है तो यार फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके लिए तो उंगलियों पे करके देख लो, 5वां टर्म मिडिल होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो गया हो कि T5 वो है जो है वो NC5 के बराबर होता है, नहीं, NC4 आता है यहाँ पे, है ना। इसको R+1 की तरह हम लिखते हैं, दैट इज 4+1, T5 T4+1 की तरह लिखा जाएगा, और उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है TR+1 इक्वल टू NCR XR y की पावर n माइनस r। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाया। ये T5 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 8C4 x बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 इक्वल टू 1120। यहाँ सिंपली x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 16 निकल के, कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट लिख दी है बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। इसके बाद आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 16, और ये बराबर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको कंसीडर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 का आपको रूट बताने हैं, जो कि आता है आपके प्लस माइनस 2। समझ गए, क्लियर हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल था, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, फ्री फंड का सवाल था। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 9/10 की पावर x इक्वल्स टू -3
प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 0 आएंगे, दैट इज नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यार इधर जो इक्वेशन दे रखी है ये आपकी हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है और a लेस देन 0 है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ हमेशा नीचे ही रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे रहेगा। तो हर y जो इस कर्व पे एग्जिस्ट कर रहा होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव है। और किसी भी नंबर की किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि हमेशा पॉजिटिव है कभी बराबर नहीं होता है एक ऐसे एक्सप्रेशन के जो हमेशा नेगेटिव होता है, तो नो सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान सवाल है, इस तरह के काफ़ी सवाल होते हैं, तो ग्राफ की थोड़ी बेसिक नॉलेज भी हो तो काम हो जाएगा। ऑलराइट, फिर से एक आसान सवाल, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन इधर उधर करके देखनी है। मैंने तो खैर यहाँ पर एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन डिमांड करता है वो लिख दिया है यहाँ पे, बट हो सकता है कोई इधर उधर फंस जाए और किसी और तरीके से रिजल्ट निकल के लाया जिसने आंसर निकाला है। हाल फिलहाल सबसे इसकी जो इजी अप्रोच है वो ये है, जब जीपी में होते हैं 3 टर्म एक्स वाई जेड, तो हमारे पास होता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, है ना। और ये कंडीशन हमको ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने लैम्डा के बराबर मान लिया और सब पे लॉग चढ़ा दिया। सब पे जब लॉग चढ़ाए तो यहाँ पर आ गया हमारा एक्स लॉग है ना, यहाँ पे लॉग चढ़ाते हैं तो एक्स बाहर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी सबको याद है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी जिसको याद नहीं है, सिर्फ याद होना काफी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्विक होना चाहिए तो इन प्रॉपर्टीज को लगाने में, है ना, वरना सोचते रह जाओगे ये था वो था, फिर रीचेक करोगे, इनसे टाइम वेस्ट करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई एक्स लॉग ए वाई लॉग बी जेड लॉग सी, और यहाँ पर आ गया लॉग लेमडा। अब लॉग का बेस क्या है, बेस कुछ भी हो, है ना, इट डजेंट मैटर। बेस तुम 2000 ले लो या ई ले लो 10 ले लो, जो मर्जी है ना, क्योंकि जो हमारी आगे की अप्रोच है उसमें बेस को हम इंक्लूड नहीं करें। अब हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू लॉग लेमडा अपॉन लॉग ए, वाई इक्वल टू लॉग लेमडा अपॉन लॉग बी। देख रहे हो क्या किया, ये इक्वेशन और ये इन दोनों को इक्वेट किया, तो एक्स की वैल्यू लॉग लेमडा अपॉन ए आ गई, वाई की वैल्यू लॉग लेमडा अपॉन बी आ गई, जेड की वैल्यू लॉग लेमडा अपॉन लॉग सी आ गई, सॉरी लॉग सी, हाँ, और वाई की लॉग लेमडा अपॉन लॉग बी, और एक्स की लॉग लेमडा अपॉन लॉग ए। यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज लिखी है। अब क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को तुम्हें कहाँ लिखना है, इस इक्वेशन में डाल देना है, तो वहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जिसका नहीं हुआ है एक बार डाल के देख लो और आंसर कैलकुलेट कर लो। मैं फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू डू। बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सवाल है। अब ये सवाल उसका नहीं होगा जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, वरना ये हद से ज़्यादा आसान सवाल है, हद से ज़्यादा। तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू दे रखी है, 15 से लेके 20 तक वेरी कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम x1 प्लस x2 प्लस x3 को बोल सकते हैं कि ये बराबर है 15 प्लस k के बराबर, और k की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है ना। k की वैल्यू 0 रखो तो ये 15 के बराबर हो जाएगा, 1 रखो 16 के बराबर 2 रखो, 17 के बराबर 3 रखो, 18 के बराबर 4 रखो, 19 के बराबर 5 रखो, 20 के बराबर। क्लियर है बॉस, है ना। मैंने इस तरह से इसे डिपिक्ट कर लिया, इलस्ट्रेट कर लिया। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हमारा कब होता है, जब हमारा x1 प्लस x2 इस तरह से हमारा आगे तक चलेगा, और ये xr ये हमारा बराबर होता है n के, है ना। तो x1 x2 x3 और xr तक ये r नंबर्स हैं जो कि वेरिएबल्स हैं ऑब्वियसली, और 0 से बड़े हैं, इंटीजर्स हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस निकालने होते हैं, तो इसका आंसर आता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। तो अपना जो केस है उसमें भाई n की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू हमारी निकल के क्या आ रही है, 15 प्लस के बदल रहा है, मैं मान रहा हूँ के बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 प्लस के आ रही है, पर r की वैल्यू अपनी फिक्स है 3, तो ये भी 3 है ना। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 15 प्लस के, ये n प्लस आर माइनस वन अपॉन सी आर माइनस वन, सॉरी अपॉन नहीं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, समीशन के इक्वल टू 0 से लेके 5, 17 प्लस के सी 2। इसको सिंपली खोल सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि सारे C2 हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 840 के बराबर निकल के आ जाएगा, है ना, 840। वैसे ये सवाल काफ़ी एक प्रचलित किताब से लिया हुआ है, तो हो सकता है कुछ लोगों को, मतलब लोग कहीं तक भी जा सकते हैं ना आंसर निकालने के लिए, मुझे नहीं पता। कुछ लोग अगर गलत तरह से पेपर दे रहे हो, तो अगर उन्हें उस किताब का याद होगा, अगर उन्हें अटेम्प्ट कर रखा होगा, नाम नहीं लूँगा, है ना, वरना तुम सारे वहीं जाके देखोगे बार बार। वैसे मैं एक सोर्स से नहीं लेता, बट स्टिल, तो वहाँ पर ये इक्वलिटी का साइन नहीं था, है ना। तो अगर किसी ने पुराना याद हुआ, कुछ तुक्का उक्का मारा हुआ, तो उसका गलत हो गया होगा। आंसर इसका डी है, मैंने इक्वलिटी का साइन लगा दिया यहाँ पर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है यार, ये भी बहुत आसान सवाल था, मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है ना। ये पर्टिकुलर सवाल क्यों छोड़ा है यार, कमेंट सेक्शन में बताना। जिसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, ऐसा क्या इस सवाल में खास था जो तुम सोच नहीं पाए, या तो प्रैक्टिस नहीं होगी, अभी प्रैक्टिस कर लो तो दिक्कत नहीं रहेगी अगली बार से। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है लॉग ऑफ बॉक्स एक्स और इस पूरे का बॉक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है 3 से लेके 10 तक, है ना, और dx के साथ में। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं ना।
क्योंकि काफ़ी लोगों ने छोड़ा है तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताना प्रेफर करूँगा, इसीलिए मैं पेन का यूज़ करता हूँ। देखिए लॉग लिखा है तो हम बेस ई मानेंगे, पहली चीज़ तो ये है भाई, है ना। और इंटीग्रेशन है, और ये भी पूरा बॉक्स ही है, ये भी आपका बॉक्स ही है ना, 3 से लेके 10 तक। अब ज़रा ध्यान से देखो, बॉक्स हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज देता है। अगर यहाँ पर हमारा जो बॉक्स एक्स है, वो कहने का मतलब उसकी जो वैल्यू है, तो बॉक्स एक्स की वैल्यू जो है वो ई स्क्वायर से लेके ई क्यूब तक है, तो हमारा जो बॉक्स ऑफ लॉग एक्स है, क्या चीज, बॉक्स ऑफ लॉग एक्स, या फिर सॉरी बॉक्स ऑफ लॉग बॉक्स एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 से लेके 3 तक। 2 से लेके 3 तक हमारा लॉग एक्स हो जाएगा। और बॉक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा जब लॉग एक्स 2 से 3 तक है, 2 होगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। कब मैंने बोला ये, जब बॉक्स एक्स की वैल्यू ई स्क्वायर से लेके ई क्यूब तक है, ये हमारा 2 के बराबर होगा। सिमिलरली एक स्टेप पीछे होकर देखते हैं हम, जब हमारा बॉक्स एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी ई की पावर 1 से लेके ई की पावर 2 तक है, तब हमारा जो लॉग एक्स है वो 1 से 2 के बीच में है, तो बॉक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो बॉक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 इस कंडीशन के साथ। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा और दूर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम ई की जगह उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना। ई स्क्वायर की जगह भी ई स्क्वायर की वैल्यू, ई की वैल्यू होती है 2.7, है ना अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर 2.7 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि होता है आपका 7.2, है ना। 7.3 लिख लो, है ना, ये चीज़ एक। तो सिमिलरली ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर तो हम कर लेते हैं 7.3, और ई क्यूब की वैल्यू फिर हमें 2.7 का होल क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हमारी बराबर निकल के आएगी 19.6 के। तो ये मैंने मिटाया और यहाँ लिख दिया 19.6, है ना। तो बॉक्स एक्स जब 2.7 से 7.3 के बीच है, तब ये जो इंटीग्रल के अंदर हिसाब किताब दे रखा है ये 1 के बराबर है। और जब हमारा बॉक्स एक्स 7.3 से लेके 19.6 के बीच में है, तब ये हमारा हिसाब किताब 1 नहीं है, ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि बॉक्स एक्स हमारा कब 2.7 से लेके 7.3 के बीच में होता है। ये हमारा तब होता है जब हमारा जो एक्स है वो हमारा 3 से लेके 8 के बीच में हो। क्लियर है, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, विजुअलाइज करके देख लो, ग्राफ से देख लो, यही आएगा। तो इस लिमिट को हम ब्रेक कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे इंटीग्रेशन 3 से लेके 8 भाई। और अब तो ये भाई पूरा हमारा 1 के बराबर है, तो इसे 1 dx लिख लेते हैं। साथ में आएगा प्लस का, अब हम बात करते हैं 8 से लेके 10 के बीच में। देखोगे तो यार 8 से लेके 10 के बीच में हमारा जो बॉक्स एक्स है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 8 से लेके 10 के बीच में बॉक्स एक्स की जो वैल्यू है 7.3 से 19.6 के बीच में है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2dx। इससे बढ़िया क्या हो सकता है यार, सवाल सॉल्व हो चुका है, करूँ क्या मैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा x लिमिट आ जाएगी 3 से 8 प्लस 2x लिमिट आ जाएगी 8 से लेके 10, 8 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो ये आ गया हमारा 5 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया सवाल सॉल्व। तो ये था पेपर। अगर किसी को लगाओ कि मैं चीज़ें थोड़ी क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, क्योंकि तुम ही बताओगे कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली मैंने थोड़ी जल्दी बताई, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पहले से लिखे हुए थे। तो कितने लोगों को इस तरह की एक्सप्लेनेशन में ईज हुई और कितने लोगों को डिस ईज हुई, बता देना। डिस ईज मतलब दिक्कत हुई, जो भी मान लो, है ना। तो ये हिसाब किताब है। और एक सवाल रह गया, आखिरी सवाल, तो वो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं इस चैनल पर नहीं, और कुछ चैनल्स पर मैंने डाली हुई थी। तो कुछ लोगों ने पुरानी वीडियोस अगर देखी हुई हैं तो उनने वो सवाल सही किया है, और मैक्सिमम लोगों ने वो सवाल गलत किया है, क्योंकि वो सवाल इस इंटेंशन से बना था कि कोई उसे अटेम्प्ट करे और गलत कर दे। तो काफ़ी लोग इस ट्रैप में फंस गए। तो जैसे कि मैं कुछ अलग से कुछ स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस की वीडियो डालता हूँ, है ना, जो जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ अ काइंड इलस्ट्रेशन है। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही डाल दूंगा। हाल फिलहाल के लिए सॉल्यूशंस की वीडियो को अच्छे से एनालाइज कर लो और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो। मिलते हैं टेस्ट में।